डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स के फर्स्ट पेपर उच्च कलन एडवांस्ड कैलकुलस से। कैलकुलस सब्जेक्ट आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आपने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ा था। ये जो एडवांस्ड कैलकुलस है, ये उसी कैलकुलस का एडवांस्ड थ्योरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, जिसमें पहला टॉपिक है यूनिट 1 का सीक्वेंस, अनुक्रम के डेफिनेशन से। तो अनुक्रम क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का क्रमित समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे कि हमने एक वास्तविक संख्याओं का क्रमित समुच्चय लिया है कैपिटल एस, यहाँ कलेक्शन ऑफ A1, A2, A3 एंड अप टू सो ऑन। यही वास्तविक संख्याओं का क्रमित समुच्चय, यही अनुक्रम कहलाता है। इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। यदि n बिलोंग्स कैपिटल एस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर के सभी नेचुरल नंबर के लिए जब n बिलोंग करता हो s में, तब ये A1, A2, A3 इसका जो ऑर्डर्ड सेट बनेगा उसे ही हम सीक्वेंस या अनुक्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। एक सेट है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 टू पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। इसी प्रकार ये जो है ये सीक्वेंस अनुक्रम के एग्जाम्पल्स हैं। अनुक्रम को कर्ली ब्रेसेस में Sn n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी या कर्ली ब्रेसेस में Sn या Sn से दर्शाया जाता है। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। तो वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम जो है वो बेसिकली एक फलन होता है, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा और रेंज जो होगा वो कैपिटल R होगा। मतलब वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है और जिसका रेंज जो है वो कैपिटल R है, दैट मीन्स रियल नंबर। इसको हम डिनोट करेंगे f ऑफ n इक्वल टू Sn से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तब ये जो सीक्वेंस Sn होगा इसे ही हम वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल Fn इक्वल टू 1/n, जहाँ n बिलोंग करता है कैपिटल N नेचुरल नंबर में, तब यहाँ पर n की वैल्यू हम रखते जाएंगे 1, 2, 3। तो हमको जो ये सीक्वेंस मिलेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन, ये जो सीक्वेंस मिलेगा ये हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब आगे देखते हैं कि अपर बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम। तो एक अनुक्रम है Sn, वो उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा कब? जब Sn जो है वो लेस इक्वल होगा किसी कैपिटल M से, जहाँ कैपिटल M जो है कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए Sn जो है वो एक किसी क्वांटिटी, एक किसी वास्तविक संख्या से हमेशा क्या होगी? लेस इक्वल होगी। तब हम क्या कहेंगे? ये जो सीक्वेंस है वो उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम है, अपर बाउंडेड सीक्वेंस। और यहाँ जो कैपिटल M है इसे हम अपर बाउंड कहेंगे। मान लेते हैं एक सीक्वेंस Sn है इस प्रकार से 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो nवां टर्म होगा n, या Sn से भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 1/n, nवां टर्म। और 1/n, यहाँ पर हम n की वैल्यू रखते जाएंगे नेचुरल नंबर। 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3। इस प्रकार आगे वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होती जा रही है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो है 1। इसका मतलब Sn की जो बाकी वैल्यू है वो 1 से क्या होगी? लेस इक्वल होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं Sn लेस और इक्वल टू 1। और जैसे ही हम Sn लेस और इक्वल टू कैपिटल M हो जा लिखते हैं, तब वो सीक्वेंस Sn हो जाएगा उच्चतः परिबद्ध, अपर बाउंडेड। अब देखते हैं निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस Sn जो है वो लोअर बाउंडेड होगा कब? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, स्मॉल m लेस इक्वल टू Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ स्मॉल m जो है वो भी एक कोई वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये है कि Sn की जो वैल्यू होगी एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा इक्वल या उससे ग्रेटर होगी। तब हम इसको कहेंगे निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम। और ये जो स्मॉल m है उसे हम कहेंगे लोअर बाउंड। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हमने लिखा है, एक सीक्वेंस लिया है 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, और तो यहाँ Sn जो होगा, nth टर्म जो होगा वो स्मॉल n है। अब यहाँ से स्पष्ट है कि Sn की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो एलिमेंट 1 के इक्वल होगा या 1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 लेस और इक्वल टू Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। इसका मतलब जो है सीक्वेंस Sn जो है वो निम्नतः परिबद्ध है।
अब देखते हैं परिबद्ध अनुक्रम। अब कोई हमने देखा लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस, निम्नतः परिबद्ध और उच्च परिबद्ध। अब मान लो कोई अनुक्रम जो है वो लोअर बाउंडेड भी है, अपर बाउंडेड भी है। इसका मतलब m लेस और इक्वल टू n लेस और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तब इस कंडीशन के लिए वो जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, उसे हम परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एक सीक्वेंस ऐसे हमने लिया है 1 1/2 1/3 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर ये क्लियर है कि इस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू है 1, क्योंकि आगे वैल्यू जो है वो छोटे होती जा रही है। इसका मतलब n की जो वैल्यू है हमेशा लेस और इक्वल होगी 1 से। अब जैसे यहाँ पर n का मान 2 3 4 ऐसे ही 1000 10,000 20,000, लास्ट में अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं तो 1 बाई इनफाइनाइट जो है क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट हमको रखना नहीं है, लेकिन वैल्यू जो होगी वो कहाँ जा रही है, 0 की ओर जा रही है। मतलब n जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा 0 से और लेस और इक्वल होगा इस 1 से। इसका मतलब n की वैल्यू स्मॉल m और कैपिटल M के बीच है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। तब ये जो सीक्वेंस Sn है उसे हम कहेंगे परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस। परिबद्ध अनुक्रम के लिए यहाँ नोट करेंगे हम कि मॉड n जो है वो लेस और इक्वल होगा कैपिटल K किसी वास्तविक संख्या। अब देखते हैं एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम का डेफिनेशन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यदि कोई सीक्वेंस जो है उसके लिए a1 लेस इक्वल हो a2 लेस और इक्वल टू a3 लेस डैश 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 लेस और इक्वल n लेस और इक्वल n+1 लेस और इक्वल n अप टू सो ऑन, तब अनुक्रम जो है सीक्वेंस जो है उसे एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहेंगे। यहाँ पर जो है a1 मतलब जो पहले जो एलिमेंट आएगी वो हमेशा आगे वाले एलिमेंट से हमेशा क्या होगी, लेस इक्वल होगी। मतलब ये बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसे हम कहेंगे एकदिष्ट वर्धमान मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी को ही हम ऐसे लिख सकते हैं n लेस और इक्वल टू n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब ये है n+1 से हमेशा लेस और इक्वल होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आगे आने वाले एलिमेंट से हमेशा लेस और इक्वल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 जो है लेस 2 है, लेस 3 है, लेस 4 है, यहाँ भी 2 लेस 4 है, उसके बाद वो लेस देन 6 है, इधर भी थर्ड में 2 लेस देन 2 स्क्वायर लेस देन 2 क्यूब एंड अप टू सो ऑन। इस प्रकार an जो है वो लेस और इक्वल है n+1 से। ये हो गया एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। आगे देखते हैं एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, दैट मीन्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसमें ऐसा है जस्ट अपोजिट, a1 ग्रेटर इक्वल है a2 ग्रेटर इक्वल a3 ग्रेटर इक्वल एंड अप टू सो ऑन ग्रेटर इक्वल an ग्रेटर इक्वल n+1 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से हमेशा ग्रेटर और इक्वल रहेगा। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, इसलिए इसका नाम है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तब ये जो सीक्वेंस n होगा ये एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाएगा। इसे हम ऐसा लिखेंगे an ग्रेटर इक्वल टू n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू होगी। एग्जाम्पल के लिए a1 1/2 1/3 1/4, इस ये जो सीक्वेंस है एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से हमेशा ग्रेटर इक्वल है। 1 ग्रेटर और इक्वल है 1/2 से, ये ग्रेटर और इक्वल है 1/3 से। तो ये हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम देखते हैं अनुक्रम का nवां पद ज्ञात करना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कई बार ऐसा होगा कि सीक्वेंस का हमको nवां पद हमको उसकी आवश्यकता होगी। तो कोई सीक्वेंस जब होता है n तो उसको हम ऐसे एक्सपांड करते हैं a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन। तो जैसे 1 2 3 है तो इसका nवां टर्म सिंपली हो जाएगा n। अब यहाँ पर 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन दिया है, तो अब इसका nवां टर्म कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 1 के बाद 3 कितने का अंतर है, 1 के बाद 3 2 का अंतर है, 3 के बाद 5 कितने का अंतर है, फिर 2 का अंतर है। तो अब क्या करेंगे, जितने का अंतर है, जितने का डिफरेंस है, जैसे 2 का है तो अपने मन से हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2n लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि पहला टर्म यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे मन में, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला टर्म 2 हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है 1, तो 2 में हम क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो ये हमारा nवां टर्म मिल जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं 3 5 7, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 के बाद 5 मतलब 2 का अंतर, 5 के बाद 7 मतलब 2 का अंतर। तो यहाँ अपने मन से हम क्या लिखेंगे, 2n लिख देंगे। अब
अब क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करते हैं, तो n की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 2 आता है, मतलब पहला टर्म 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहला टर्म क्या हो रहा है 3 है, तो 2 आ रहा है और हमको पहला टर्म 3 दिया हुआ है, तो 2, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या मिल गया nवां टर्म मिल गया। तो इस तरह से हम जो है किसी भी सीक्वेंस का nवां पद जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। कोई संख्या l है, उसको किसी अनुक्रम सीक्वेंस an की सीमा कहेंगे, लिमिट कहेंगे, यदि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, एक m मिलेगा पॉजिटिव, सच दैट, इस प्रकार कि मॉड n माइनस एल वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m से। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा m हमको पॉजिटिव मिलेगा, एक फिक्स्ड m हमको पॉजिटिव ऐसा मिल जाएगा कि m से ग्रेटर इक्वल जितने भी n है, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m, उन सभी n के लिए मॉड n माइनस एल जो है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तब उस l को इस सीक्वेंस n की लिमिट कहेंगे, सीमा कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ऑलरेडी एप्सिलॉन जो है वो एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, अब n माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन है एप्सिलॉन से, इसका मतलब n माइनस एल जो है वो लगभग जीरो के एकदम बिल्कुल करीब है, इसका मतलब मॉड n माइनस एल जो है वो लगभग 0 के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि n और l जो है वो लगभग इक्वल हैं, n और l जो है वो लगभग इक्वल हैं, तभी उसका जो माइनस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन से, तब क्या कहेंगे n की जो लिमिट है वो l है सीक्वेंस n की। नोट, यदि कोई अनुक्रम है, कोई सीक्वेंस है, उसकी सीमा l है, तो हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहला तो यही हो गया। दूसरा यह है कि मॉड n माइनस एल जो है वो टेंड्स कर रहा है 0 की ओर। तीसरा ऐसा लिख सकते हैं कि n टेंडिंग्स टू l as n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। चौथा इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिमिट n जो है n टेंड्स टू इनफिनिटी के लिए यह है l। तो इस प्रकार से यह अनुक्रम की सीमा हुई, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब देखते हैं अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कब होगा, यदि उसकी लिमिट जो है वो l आ जाए, l जो है फाइनाइट नंबर है, मतलब अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट आती है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिया है, ये 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड अप टू सो ऑन। अब इसका nवां टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो nवां टर्म होगा 1/2 अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट तभी होगा अगर उसकी लिमिट फाइनाइट हो, तो इसकी लिमिट निकालते हैं n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम 1/2 n की जगह हम क्या रख देंगे, इन्फिनिटी रख देते हैं। अब n की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/2 तो 1/∞, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स ये आ गई फाइनाइट राशि, मतलब n की लिमिट जो है वो फाइनाइट आ गई, तो जो सीक्वेंस n है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब देखते हैं अपसारी अनुक्रम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। कोई सीक्वेंस अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट होगा अगर उसकी लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, कोई परिमित, कोई फाइनाइट वैल्यू ना आए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए, तब उस सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हमने सीक्वेंस लिया हुआ है 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड अप टू सो ऑन, तो यहाँ nth टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये 2⁻³ थर्ड टर्म है, तो n टर्म क्या होगा 2n। अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2⁻∞ दैट मीन्स इन्फिनिटी, तो लिमिट आ गई इन्फिनिटी, इसलिए जो उपरोक्त अनुक्रम है वो अपसारी डाइवर्जेंट होगा। अब देखते हैं दोलनीय अनुक्रम, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब कुछ अनुक्रम ऐसे हो सकते हैं जो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, मतलब उसकी लिमिट ना ही फाइनाइट आ रही हो ना ही इनफाइनाइट आ रही हो, तब उसको कहेंगे दोलनीय अनुक्रम, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे कि ये सीक्वेंस है -1n। अब यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएंगे 1 तो मिलेगा -1, 2 रखेंगे तो 1, फिर -1 1 -1 1, तो ये जो है बार बार जो है -1 1 -1 1 के बीच ऑसिलेट हो रहा है। ये इसकी लिमिट जो है ना तो फाइनाइट आएगी ना तो इनफाइनाइट आएगी, तो ये हो जाएगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दोलनीय अनुक्रम। अब एक थ्योरम देखते हैं, एक प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए अब देखते हैं। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, तथापि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक अभिसारी अनुक्रम ले लेते हैं, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एक सीक्वेंस n जो है वो एक अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और हम क्या जानते हैं, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसका मतलब उसकी लिमिट क्या होगी, l यानी कि फाइनाइट होगी। इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि मॉड n माइनस l जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू किसी फिक्स्ड n0 के से, मतलब किसी फिक्स्ड n0 से ग्रेटर और इक्वल n के लिए हमेशा इसकी वैल्यू लेस देन होगी एप्सिलॉन से। चूंकि एप्सिलॉन जो एक आर्बिट्ररी इंटीजर है तो हमने एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले लिया, पॉजिटिव हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन के जगह पर हमने यहाँ रख दिया 1, तो मॉड n माइनस l यहाँ पर हो जाएगा 1। ऐसा जब होता है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह -1, ये पूरी वैल्यू एज इट इज, एंड 1 की जगह 1। सब में l हमने ऐड कर दिया, यहाँ l ऐड किया, यहाँ l ऐड करेंगे तो ये n हो जाएगा, यहाँ पर l प्लस 1। और फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल m इक्वल टू मानते हैं a1 a2 a n0 माइनस 1 और l माइनस 1, इन सब के मिनिमम वैल्यू को हमने मान लिया है स्मॉल m से। और उसी तरह इन a से a1 से लेकर a n0 माइनस 1 और l प्लस 1, इन सब के मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो m हमने माना है मिनिमम ऑफ ये सारे एलिमेंट, तो इन सब का मिनिमम मतलब इन सब में जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू क्या है, स्मॉल m है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ m जो है वो a1 से भी लेस इक्वल है, a2 से भी लेस इक्वल है, इन सारे एलिमेंट से ये लेस इक्वल होगा m, क्योंकि इन सब का मिनिमम वैल्यू है स्मॉल m। तो m जो है इस l-1 से भी लेस और इक्वल होगा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। उसी तरह कैपिटल M क्या है, मैक्सिमम इन सभी वैल्यूज से, मतलब इन सभी वैल्यूज से ग्रेटर इक्वल है कौन, कैपिटल M। तो कैपिटल M ग्रेटर इक्वल हुआ किससे, L प्लस 1 से। तो हमने लिखा है यहाँ पर नीचे कैपिटल M ग्रेटर और इक्वल है L प्लस 1 से, या L प्लस 1 लेस और इक्वल है कैपिटल M। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों से देखते हैं। यहाँ पर है l-1 लेस देन an और यहाँ पर है m लेस और इक्वल टू l-1। तो इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m लेस इक्वल टू l-1 और यहाँ l-1 लेस देन an। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m लेस और इक्वल टू l-1 लेस देन an, और फिर an लेस देन है l प्लस 1 लेस और इक्वल टू कैपिटल M। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अब इससे हो जाएगा m जो है वो लेस और इक्वल है n और n लेस और इक्वल कैपिटल M। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और ये कंडीशन कब होता है, जब सीक्वेंस n जो है वो बाउंडेड है, ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड। तो सीक्वेंस n बाउंडेड है माने कि परिबद्ध है। तो हमने क्या माना था, सीक्वेंस n को कन्वर्जेंट माना था, अभिसारी माना था, और क्या हमने प्रूव कर दिया कि वो परिबद्ध है। इसका मतलब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब विलोम सदैव सत्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस परिबद्ध है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अभिसारी होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा कंट्राडिक्टरी एग्जांपल लेते हैं कि कोई सीक्वेंस an है इस फॉर्मेट में -1 टू द पावर n, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएंगे तो -1 1 -1 1 एंड अप टू so on आएगा, और इसकी जो लिमिट जो है वो ना तो फाइनाइट है और ना ही इनफाइनाइट है, और इसकी अद्वितीय सीमा यूनिक लिमिट जो है विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो अभिसारी नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है, लेकिन यह जो है परिबद्ध है। इसका लोअर बाउंड है -1 और अपर बाउंड है 1, -1 से 1 के बीच ही इसकी वैल्यूज आएगी, इसलिए ये सीक्वेंस परिबद्ध तो है, परिबद्ध अनुक्रम है, लेकिन यह अभिसारी नहीं है। तो ये हो गया, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो ये हमने प्रूव किया। थैंक यू।